सो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं जेनेटिक्स। इसमें मैं आप सबको जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब एक्सप्लेन कर दूंगी। फिर हमारा अगला टॉपिक है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आर एबनॉर्मेलिटीज दैट ओकर इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन ऑफ सम बेबीज। तो न्यूरल डिफेक्ट क्या होता है? जो डेवलपमेंट होता है जब बेबी का स्टमक में, उस टाइम बेबी के स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है। तो सबसे कॉमन जो डिफेक्ट है वो स्पाइना बाइफिडा है, जिसमें जो बेबी का स्पाइन होता है वो एबनॉर्मल होता है। और तो इसके टाइप्स में पहला है स्पाइना बाइफिडा। ये स्पाइना बाइफिडा होता है जब जो बेबी का स्पाइनल कॉर्ड है वो नॉर्मल नहीं होता, उसमें एक प्रॉब्लम होता है जब बेबी का जो स्पाइन है उसमें यहाँ पे या तो वो क्लोज होने में छूट जाता है स्पाइन के, तो यहाँ पे एक सैक बन जाता है जिसमें या तो सी एस एफ भर जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो इसमें बस फ्लूइड भरता है और एक और होता है जिसमें नर्व्स टिश्यू भी आने लग जाते हैं। जो फ्लूइड बस वाला होता है वो तो फिर भी एक बार ट्रीटेबल होता है, पर जिसमें नर्व्स और टिश्यू भी आ जाते हैं वो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। फिर इसमें सिम्टम्स होते हैं, मतलब इससे क्या क्या हो सकता है, इससे पैरालिसिस भी हो सकता है और लैक ऑफ बॉवल हो सकता है और ब्लैडर कंट्रोल में मुश्किल होती है, उसकी जो फीट होती है वो क्लब्ड फीट होती है। फिर बिल्डअप ऑफ स्पाइनल फ्लूइड इन द हेड में भी उसके जो स्पाइनल फ्लूइड है वो भर सकता है। फिर उसका जो हेड है वो बड़ा हो सकता है कलेक्शन की वजह से CSF के। फिर उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, उसका माइंड कमज़ोर हो जाएगा। फिर अगला टाइप है हमारा एनसीफेली। इस डिफेक्ट में क्या होता है, ये एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का ही टाइप होता है जिसमें जो स्कल, बेबी का जो स्कल होता है वो क्लोज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बेबी का अगर जो हेड है, मान लो ऐसा स्कल ऐसा होना चाहिए पर बेबी का जो हेड है वो बनता ही नहीं है और बेबी का हेड का शेप ऐसा होता है और ये मिसिंग होता है। फिर ये देखिए यहाँ पे लिखा है बेबीज विथ एनसीफेली ऑफ्टन डाई इन द यूट्रस आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसे बेबी सर्वाइव नहीं कर पाते और 20 वीक्स में ही उनकी डेथ हो जाती है यूट्रस में। फिर अगला है एनसीफेलोसिस। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्रेन है वो कवरिंग नहीं कर पाता अपने स्कल की, तो उसका जो हेड में, जैसे मान लो ये उसका स्कल है वो यहाँ पे कवर हो जाना चाहिए, यहाँ नेक तक, पर वो कवर नहीं हो पाता और यहाँ से प्रोट्यूड हो जाता है, स्कल बाहर आने लग जाता है। यहाँ जो उसके अंदर के टिश्यूज़ है, मांस है, वो सब वहाँ आने लग जाता है। फिर इट मे ऑल्सो ओकर इन द फ्रंट ऑफ द स्कल, या स्कल के फ्रंट में भी हो सकता है, नियर नोज साइनसेस। इन मोस्ट केसेस अ चाइल्ड में नीड अ मल्टीपल सर्जरीज आफ्टर बर्थ। इसमें जो बच्चा है उसको बहुत सारी सर्जरीज की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर रोल ऑफ फॉलिक एसिड। Folic acid is a form of folate. Folate also lowers the risk of unborn baby having a neural tube defect. तो जो फॉलेट एसिड होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में। अगर वो नहीं होता तो हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के, हमारे बच्चे को होने के बहुत चांसेस होते हैं। फिर इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लानिंग फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी। अगर हमें एक हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए तो हमें फॉलिक एसिड लेना चाहिए। फिर वुमेन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज कंज्यूमिंग 400 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड ईच डे इन एडिशन ऑफ कंज्यूमिंग फूड विथ फॉलेट फ्रॉम अ वेरिड डाइट टू हेल्प प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। हम मदर को कम से कम 400 माइक्रोग्राम तो लेना ही चाहिए हर दिन, और डाइट से भी लेना चाहिए। और ये एक मेजर रोल प्ले करता है कोएंजाइम में न्यूमरस बायोकेमिकल्स पाथवे इन्वॉल्व इन वन कार्बन मेटाबॉलिज्म। ये एक मेजर रोल प्ले करता है कोएंजाइम की तरह भी बाकी बायोकेमिकल्स के पाथवे में। फिर अगला है ग्रेटर अमाउंट ऑफ फॉलेट आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ रैपिड रेट ऑफ सेलुलर एंड टिश्यू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर द मदर प्लासेंटा एंड फीटस। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है बेबी की भी और मदर की भी। और inadequate amount of folate during this time may inhibit or impair DNA synthesis and other cellular process that may require methylation, which may have detrimental and irreversible effect on the growing fetus. तो अगर ये नहीं होगा तो ये DNA सिंथेसिस को भी इम्पेयर कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। यहाँ पर सेकेंड चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड चैप्टर। तो इसमें है पहला क्वेश्चन है डिफाइन कंजेनिटल एनोमलीज। तो कंजेनिटल एनोमलीज होता है जो बेबीज़ मतलब जो डिफेक्ट के साथ पैदा हो रहा है वो। तो कंजेनिटल एनोमलीज आर ऑल्सो नोन एज बर्थ डिफेक्ट। कंजेनिटल डिसऑर्डर और कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, मतलब या तो वो बच्चे में पैदा होते से ही उसमें वो डिफेक्ट था, और या तो कंजेनिटल मालफॉर्मेशन मतलब उसके बनने में वो दिक्कत हो गई।
तो जो कंजेनाइटल एनोमलीज है वो या तो स्ट्रक्चरल भी हो सकती है या तो फंक्शनल, मतलब या तो बेबी के स्ट्रक्चर में यानी दिखने में वो डिफेक्ट हो सकता है या तो उसके फंक्शनिंग में डिफेक्ट हो सकता है। फंक्शनिंग में जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, उसके या तो बेबी के खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेकडाउन वगैरह में। फिर दैट occurs during intrauterine life and can be identified prenatally। ये जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है, एनोमलीज, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है और ये हम प्रीनेटल स्क्रीनिंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एट बर्थ और समटाइम में ओनली बी डिटेक्टेड लेटर इन इन्फेंसी। अगर ये स्ट्रक्चरल है तो ये प्रीनेटल में डायग्नोस हो सकता है या तो जब बेबी पैदा हो रहा है तभी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। पर अगर फंक्शनल है तो हमें वो पहले पता ना चले, पर आगे जाके इन्फेंसी में हमें पता चल सकता है। फिर इसके टाइप्स क्या क्या है, तो क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी। तो क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़ तो हमने पहले देख रखा है, जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह। तो ये तो हमें जीन से होता है जो कि हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं और ये हमारे आगे के जनरेशन में भी हो सकता है। फिर अगला टाइप है हमारा हार्ट रिलेटेड हो सकता है, बेबी के हार्ट में कोई डिफेक्ट हो सकता है, जैसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, मतलब जो एट्रियल वॉल्व है हार्ट का, उस अगर वो सेप्टम उसका सही से नहीं बना तो उसमें डिफेक्ट हो सकता है, या तो वेंट्रिकुलर पार्ट में डिफेक्ट हो सकता है। फिर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ रिलेटेड टू जीआई सिस्टम, मतलब उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, मतलब खाने पेट में उसके कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अगला है नर्वस सिस्टम, मतलब अभी जो हमने पढ़ा स्पाइनोबाइफेडा वगैरह वही। फिर इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, तो इसके कॉजेज़ हैं जीन्स। तो जीन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टू इनहेरिटेड जीन्स दैट कोड फॉर एन एनॉमली और रिजल्टिंग फ्रॉम सडन चेंजेस इन जीन्स नोन एज म्यूटेशन। ये या तो हमें अपने माँ बाप से जो जीन मिल रही है उसमें हो सकता है, या तो उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी हो चुकी है या उसे कोई डैमेज हुआ है उस वजह से। फिर अगला है सोशियो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक फैक्टर। तो लो इनकम में भी इनडायरेक्ट डिटर्मिनेंट टू कंजेनाइटल anomalies with a higher frequency among resources constrained families and countries. Maternal age is also a risk factor for abnormal intrauterine fetal development. Advanced maternal age increases the risk of chromosomal abnormality including Down syndrome. तो या तो ये मदर की एज ज़्यादा है इसलिए हो सकता है, या तो लो इनकम, अगर मदर के पास इनकम नहीं है, वो अपनी डाइट नहीं ले पा रही है, जो ज़रूरत की चीज़ें प्रेगनेंसी में वो नहीं ले पा रही, फॉलेट एसिड नहीं ले रही, तो बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस हैं। तो फिर अगला है एनवायरमेंटल फैक्टर। तो या तो इसमें मदर को किसी केमिकल्स के एक्सपोजर में, पेप्टिसाइड्स के, या जो मेडिसिन जो उसको नहीं लेनी चाहिए उस टाइम, या शराब से, फिर टोबैको से, या प्रेगनेंसी के टाइम वो रेडिएशंस के कॉन्टैक्ट में आ रही है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस के, तो इससे भी बेबी के बेबी के अंदर एनोमलीज होने के चांसेस हैं। फिर अगला है इन्फेक्शन। तो मदर को अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है या कोई डिसीज़ हो रहा है तो वो बेबी को भी होने के चांसेस हैं। फिर हम इसे डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, तो ये हम जेनेटिक टेस्टिंग और स्क्रीनिंग के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट से, ईसीजी से, एक्सरे से, सिटी स्कैन, एमआरआई, फिर फ्लोरोसिन इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, फिर मॉलिक्यूलर जेनेटिक टेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन। तो ये सब से हम डायग्नोस कर सकते हैं। ये था कंजेनाइटल एबनॉर्मलीज। फिर इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो मदर है उसको एक हेल्दी डाइट दे के, हेल्दी खाना पीना रख के वो प्रिवेंट कर सकती है, और अच्छे से अगर वो डाइट लेगी, वाइटामिन लेगी, तो उससे भी प्रिवेंट हो सकता है। और जैसे जो हार्मफुल सब्सटेंस प्रेगनेंसी में वो नहीं लेगी तो बेबी हेल्दी रहेगा। फिर ट्रैवल अवॉइड करना है, फिर रेडिएशन वगैरह भी अवॉइड करना है, फिर हैज़ार्ड्स और सब्सटेंसेस जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं उनसे दूर रहना है, अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना है, फॉलिक एसिड लेना है। जो वर्कर हैं अगर वो एजुकेशन रखेंगी और लोगों को बताएगी कंजेनाइटल एनोमलीज के बारे में तो प्रिवेंट हो सकता है। फिर हम या तो स्क्रीनिंग कर सकते हैं इन्फेक्शन वगैरह के लिए, तो हमें पता चल सकता है पहले। तो हमारा अगला टॉपिक है ब्लड ग्रुप एलेलीज। तो इसमें जो रेड ब्लड सेल होता है उसमें 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, ए और बी, और या तो कुछ भी नहीं होता। तो इसमें जो एंटीबॉडीज़ हैं वो फॉरेन, मतलब एंटीबॉडीज़ अटैक करते हैं। अगर जैसे ओ है तो ये ए बी पे अटैक करेगा अगर वो उसकी बॉडी में आएंगे। तो फिर ये 2 टाइप के एलेलीज हैं, आई ए और आई बी, जो स्ट्रॉन्ग है, और फिर आई है मतलब सिंपल आई है, मतलब जैसे एक जीन को 2 एलेलीज चाहिए होता है बनने के लिए, एक दोनों से, मतलब दोनों पेरेंट्स से एक एक आता है। तो जैसे हमें यहाँ देखना है कि दोनों अगर सेम है तो क्या होगा, और अगर एक अलग है और एक अलग है तो क्या होगा, मतलब बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो अगर दोनों जो जीन मतलब, और आई, कैपिटल आई वाला डोमिनेंट है, मतलब इसमें जो होगा वही बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा क्योंकि ये रिसेसिव है। तो
हमारा पहला जीनोटाइप है आई, मतलब ये दोनों वीक वाले हैं, तो इसमें जो होगा वही आएगा बच्चे का भी ब्लड ग्रुप, मतलब दोनों सेम है। तो टाइप ओ है अगर ब्लड टाइप, तो वो उसमें कोई ब्लड प्रोटीन नहीं होता, उसके 2 एंटीबॉडीज़ हैं ए और बी। अगला जीनोटाइप है, दोनों कैपिटल आई में ए है, तो ये भी दोनों सेम है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप भी ए ही रहेगा, और उसका जो ब्लड प्रोटीन है उसमें ए रहेगा, उसका जो एंटीबॉडीज़ बनेगा वो बी के खिलाफ बनेगा, और वो ए को डोनेट कर सकता है ब्लड और ए बी को कर सकता है, और वो ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। फिर है हमारा जीनोटाइप, जो डोमिनेंट है उसमें ए है और जो रेसेसिव है उसमें कुछ। अगर हमारा डोमिनेंट का ब्लड ग्रुप ए है तो हमारा ब्लड टाइप जो बेबी का होगा वो ए ही होगा, तो उसमें ए प्रोटीन होगा और वो बी के खिलाफ, जैसा सेम ऊपर वाले ने बनाया था वैसा ही सेम। फिर इसमें हमारे दोनों एलएलईज बी है और दोनों कैपिटल आई है, तो बेबी का जो ब्लड ग्रुप टाइप है वो बी ही होगा, और वो उसमें बी प्रोटीन होगा, और इसमें जो एंटीबॉडी बनेगी वो ए के खिलाफ बनेगी, और ये जो बी को ब्लड डोनेट कर सकता है और ए बी को कर सकता है, और ये बी और ओ से ही ले सकता है। और इसमें जो सेम जैसा ए का था, इसमें जो डोमिनेंट है वो बी है, तो बेबी का ब्लड ग्रुप भी बी ही रहेगा और बाकी सब सेम रहेगा इसकी तरह। फिर जब दोनों डोमिनेंट हैं, दोनों कैपिटल आई है और दोनों का अलग अलग है, तो जो बेबी होगा उसका ब्लड ग्रुप दोनों का मिक्सचर होगा, टाइप ए बी, और ये जो ब्लड प्रोटीन उसमें दोनों प्रेजेंट होंगे, और इसमें जो एंटीबॉडी होगा वो किसी के खिलाफ नहीं होगा, इसमें मतलब किसी के लिए एंटीबॉडी नहीं बनाएगा वो, और ये जो ब्लड डोनेट कर सकता है वो सिर्फ ए बी को डोनेट कर सकता है, और ये ले सबसे सकता है ब्लड। फिर हमारा है आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर क्या होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ब्लड ग्रुप वो। तो ये जो पहले डिस्कवर हुआ था वो मंकीज़ में ये डिस्कवर हुआ था, और ये हमें आर एच फैक्टर इज़ इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द ए बी ओ ब्लड टाइप। जीनोटाइप फॉर द आर एच फैक्टर आर पॉजिटिव 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 नेगेटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव। तो अब हम देखेंगे कि आर एच फैक्टर कैसे डिसाइड होता है। अगर हमारा जीनोटाइप पॉजिटिव पॉजिटिव है तो जो बेबी होगा उसका जीन मतलब उसका जो आर एच फैक्टर है वो भी पॉजिटिव होगा, और वो ब्लड प्रोटीन उसमें होगा। तो जो डी प्रोटीन है, मतलब इसमें जो प्रोटीन होगा वो डी होगा, तो ये पॉजिटिव में रिजल्ट करेगा, मतलब जो आर एच फैक्टर होगा वो पॉजिटिव होगा, और इसमें जो एंटीबॉडीज़ होगी वो किसी के लिए नहीं होगी, और ये आर एच पॉजिटिव वाले फैक्टर को ही ब्लड दे सकता है और रिसीव दोनों से कर सकता है। फिर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव जीनोटाइप है, एलएलईज आए हैं हमारे पास, तो बच्चे का जो आर एच फैक्टर होगा वो पॉजिटिव ही होगा, फिर उसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट होगा और उसका पॉजिटिव ही होगा ब्लड ग्रुप, और ये भी सेम है ऊपर वाली की तरह। पर अगर दोनों में से नेगेटिव नेगेटिव आया है तो बेबी का ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव होगा, और उसमें कोई ब्लड प्रोटीन नहीं होगा, और ये जो एंटीबॉडी बनाएगा वो इसके खिलाफ बनाएगा, और ये दोनों को ब्लड दे सकता है, आर एच पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी, पर ब्लड ले सकता है सिर्फ आर एच नेगेटिव से। तो अगर बेबी का आर एच मदर के आर एच फैक्टर से अलग है तो मदर को उससे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, भले ही पहले प्रेगनेंसी में नहीं हो, पर जब अगर मदर आर एच फैक्टर से एक्सपोज हो रही है और उसको नेक्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, क्योंकि मदर की जो बॉडी है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी और फाइट करने की कोशिश करेगी। तो इस कंडीशन में हमें पहले ही असेस करके मदर को उस हिसाब से ट्रीट करना होता है प्रेगनेंसी में। फिर हम जाएंगे लास्ट चैप्टर में, जिसमें हम देखेंगे जेनेटिक काउंसलिंग। तो ये जेनेटिक काउंसलिंग क्या होता है, इसमें जो नर्स होती है जिसको इस सब के बारे में नॉलेज होता है, जेनेटिक के बारे में और बीमारियों के बारे में, तो ये जो प्रोफेशनल्स होती है वो ये नॉलेज उन लोगों को देती है जो इसके लिए हाई रिस्क पे हैं, जैसे जो मदर्स बहुत प्रोन हैं अभी हेरिडिटरी डिसऑर्डर पास करने के, अपने जो बच्चा होने वाला है उनके लिए। तो जो नर्सेस होती है वो जेनेटिक मतलब काउंसलिंग देती है मदर्स को। तो नर्स करती क्या है, तो वो इंफॉर्मेशन देती है कि इनहेरिटेंस के बारे में, कि बच्चा कैसे इनहेरिट करता है अपने मदर्स और फादर से, कोई बीमारी और क्या रिस्क हो सकता है, और हमें फिर देखना है कि पेशेंट और फैमिली क्या कंसर्न है उन्हें क्या करना है, और पेशेंट कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है, उसके हेल्थ प्रोवाइडर्स कैसे हैं, हमें पेशेंट को सपोर्ट देना है, उसकी फैमिली कैसी है, हमें सब देखना है, असेस करना है, और हमें उन्हें काउंसलिंग देनी है उस बीमारी के बारे में कि उससे कैसे डील करना है, फिर इसका क्या एम है। तो प्रमोटिंग इन्फॉर्म डिसीजन बाय इन्वॉल्व फैमिली मेम्बर्स, मतलब पूरी फैमिली मेम्बर्स को पूरी चीज़ें समझा के उन्हें बता के
हमें डिसीज़न लेना है। फिर क्लैरिफाइंग द फैमिली ऑप्शन अवेलेबल ट्रीटमेंट, तो हमें उन्हें बताना है कि क्या क्या ऑप्शन है उस ट्रीटमेंट के लिए, उस डिसीज़ के बारे में, उस कंडीशन के बारे में, और हमें डिसीज़न लेना है। फिर एक्सप्लेनिंग द अल्टरनेटिव्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, तो हमें उन्हें बताना है कि क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं ताकि उससे वो जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो बेबी को। फिर हम क्यों करते हैं डिक्रीजिंग द इंसिडेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, क्योंकि हमें इसका रेट घटाना है, तो हम ये करते हैं काउंसलिंग। फिर रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द डिसऑर्डर, हमें उस डिसऑर्डर का जो इम्पैक्ट है वो कम करना है मदर और बेबी में, इसलिए हम जेनेटिक काउंसलिंग देते हैं। फिर हम देखेंगे बेनिफिशियरी ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग। तो पहला है कि इंडिविजुअल और फैमिली जिसको नोन है कि इनके फैमिली में इनके जनरेशन वाइज ये डिसीज़ चल रही है, तो वो लोग करवा सकते हैं काउंसलिंग, और या फिर वो लोग जो जेनेटिक टेस्टिंग कराने वाले हैं वो लोग ले सकते हैं काउंसलिंग। फिर वो लोग मतलब हेल्प ले सकते हैं काउंसलिंग के थ्रू, या फिर कोई ऐसा कपल जिसे इशू रिलेटेड है इससे कि प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू है या कोई बर्थ डिफेक्ट है, वो ये काउंसलिंग ले सकते हैं। उससे उन्हें पता चलेगा कि इस कंडीशन में उन्हें करना क्या है डिसीजन मेकिंग में। फिर जिनकी मिसकैरेज हो चुकी है जिस कपल की बहुत बार, वो ये काउंसलिंग ले सकते हैं। फिर कपल्स हु आर रिलेटेड सच एज फर्स्ट कजिन्स, मतलब कपल्स जो अपने ही परिवार में शादी करते हैं, मतलब अपने ही जनरेशन, अपनी फैमिली में, अपनी फैमिली के लोगों में पास में, उन लोगों को ये कराना चाहिए ये टेस्ट, और काउंसलिंग भी ले सकते हैं वो लोग। फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर हु सीक्स जेनेटिक कंसल्टेशन फॉर देयर पेशेंट्स, फिर जो हेल्थ केयर मेंबर्स हैं जो कि अपने पेशेंट को बताते हैं इसके बारे में, वो भी काउंसलिंग ले सकते हैं। फिर है इसके फेजेस क्या क्या है, मतलब अगर हम काउंसलिंग दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या फेज़ है। तो सबसे पहले असेसमेंट फेज़ है, जिसमें जो काउंसलिंग दे रही है वो पहले उसके बारे में पूछेगी, उसके परिवार को पूछेगी, फिर उसकी हिस्ट्री लेगी पूरी कि ये कब से चला आ रहा है, ये पहले भी हुआ है ऐसा, और ये फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे हम फिर मदर का। फिर सेकंड है डायग्नोस्टिक फेज, जिसमें हम टेस्ट या स्क्रीनिंग वगैरह करवाएंगे मदर की, तो उससे हमें डायग्नोस हो जाएगा। फिर है एनालिसिस फेज, जिसमें हम इंफॉर्मेशन और जो रिस्क हैं या फिर जो होने के रिस्क हैं वो एनालाइज करेंगे। फिर कम्युनिकेशन करेंगे, जिसमें हम वो हिस्ट्री और मतलब उस डिसऑर्डर के बारे में, उनके परिवार में क्या हिस्ट्री है और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो हम करेंगे। उसमें पेशेंट से कम्युनिकेट करेंगे, उनकी फैमिली से कम्युनिकेट करेंगे, जिससे उन्हें काउंसिल मिलेगा। फिर रेफरल एंड सपोर्ट फेज, जिसमें हम पेशेंट को, अगर वो सीरियस कंडीशन में है तो किसी स्पेशलिस्ट को रेफ़र करेंगे और उसके ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बताएंगे। फिर प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मतलब उनको सपोर्ट देंगे। फिर उनकी फैमिली को भी बताएंगे उस बारे में, और फिर उनको फॉलोअप के लिए बोलेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होती है, जिसमें हम जो पेशेंट है उसकी जो जीन्स होती है उसको लेके, मतलब पेशेंट से लेके हम उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके साथ, ताकि हम उस कंडीशन को ट्रीट कर सकें। इसमें जीन थेरेपी सीक्स टू मॉडिफाई और मैनिपुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन और अल्टर द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग सेल्स फॉर थेरेप्यूटिक यूज़। इसमें यही लिखा है कि जो जीन है उसको हम मैनिपुलेट करके एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कहीं वो कंडीशन, वो डिसीज़ कंडीशन वो ठीक हो सकता है। इज़ अ टेक्निक दैट मॉडिफाई अ पर्सन जीन्स टू ट्रीट और क्योर डिसीज, मतलब हम उस जीन को मॉडिफाई करते हैं ताकि हम उस कंडीशन को ट्रीट कर सकें। फिर इसके मैकेनिज्म क्या है? इसमें है पहला, रिप्लेसिंग अ डिसीज़ कॉजिंग जीन विद अ हेल्दी कॉपी ऑफ द जीन, मतलब जो डिसीज़ कॉजिंग जीन है उसे हम हटा के उसकी जगह हेल्दी कॉपी, उसी की कॉपी जीन को हम इंसर्ट करेंगे। फिर अगला है इनएक्टिवेटिंग अ डिसीज़ कॉजिंग जीन दैट इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, मतलब जो जीन डिसीज़ कॉज कर रही है हम उसे इनएक्टिव कर देंगे ताकि वो माल फंक्शन ना कर पाए। फिर तीसरा है इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू और मॉडिफाइड जीन इनटू द बॉडी टू हेल्प ट्रीट डिसीज, या तो हम कोई नया जीन बॉडी में लाते हैं जो कि ट्रीट कर सके उस डिसीज़ को। तो जीन थेरेपी के क्या क्या टाइप्स है? इसमें दो टाइप्स है, सोमैटिक जीन थेरेपी, एक जर्म लाइन जीन थेरेपी। सोमैटिक जीन थेरेपी मतलब जो सेल्स सेक्स डिटरमाइन नहीं करते, और जर्म जीन थेरेपी में जो बेबी का जो सेक्स डिटरमाइन करती है वो जीन्स। तो सोमैटिक जीन में क्या होता है, जो सेक्शन, एक डीएनए का सेक्शन ट्रांसफ़र करते हैं बॉडी के किसी भी सेल से जो कि एक स्पर्म नहीं है, मतलब जो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करता और एग प्रोड्यूस नहीं करता, उसके अलावा बाकी जो सेल है बॉडी में उसके साथ तो वो उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये जो थेरेपी हम दे रहे हैं वो बच्चों को पास ऑन नहीं होती, मतलब सिर्फ पेरेंट में ही होती है।
फिर जो जर्मलाइन जीन थेरेपी होती है, इसमें जो डीएनए का जो सेगमेंट होता है वो हम लेके ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ एग्स और स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, ताकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो जनरेशन और पेशेंट्स में, उसके बच्चों में भी पास हो, ताकि आगे जाके उस जनरेशन में वो इफ़ेक्ट दिखे और अच्छा रहे। फिर अगला है हमारा उसके प्रोडक्ट्स क्या है, मतलब कैसे कैसे हम इसे जीन थेरेपी देते हैं। तो प्लाज्मिड डीएनए, तो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स कैन बी जेनेटिकली इंजीनियर टू कैरी थेराप्यूटिक जीन्स इनटू ह्यूमन सेल। तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मिड डीएनए में हम एक सर्कुलर डीएनए बनाते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड, मतलब उसे इंसान बना रहा है, जिसमें थेराप्यूटिक जीन्स होती हैं जो कि हम ह्यूमन बॉडी में डालते हैं ताकि वो अच्छा असर दिखा सके थेरेपी के हिसाब से। फिर अगला है वायरल वेक्टर्स। इसमें क्या होता है, viruses have a natural ability to deliver genetic material into the cell and therefore some gene therapy products are derived from viruses। तो इसमें क्या होता है, जो वायरस होती है वो जीन मटेरियल को कैरी कर सकती है, तो कभी कभी हम वायरस को इंसर्ट कर देते हैं ह्यूमन बॉडी में ताकि वो थेरेपी के हिसाब से भी काम कर सके। फिर once viruses have been modified to remove their ability to cause infection disease, these modified viruses can be used as a vectors to carry therapeutic into human cell। इसमें क्या होता है कि जब हम उस वायरस का जो उसका जो फंक्शन है उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, वो एबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाती है इन्फेक्शन कॉज करने की, तो हम उसे ह्यूमन बॉडी में डाल सकते हैं एक व्हीकल के थ्रू जो कि थेराप्यूटिक जीन कैरी करता है। फिर अगला है बैक्टीरियल वेक्टर। तो बैक्टीरिया कैन बी मॉडिफाइड टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम कॉजिंग इन्फेक्शन डिसीज एंड यूज्ड एज अ वेक्टर। इसमें भी सेम जैसे वायरस का किया वैसे ही बैक्टीरिया को भी उसकी एबिलिटी ख़त्म करके हम जीन मटेरियल भेज सकते हैं थेरेपी के लिए। फिर अगला है ह्यूमन जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, इसका क्या गोल है कि जो हार्मफुल जीन्स है हमारी बॉडी में उसको ख़त्म कर दे और जो म्यूटेशन हुआ है उसको ठीक कर दें। फिर अगला है पेशेंट डिराइव्ड सेलुलर जीन थेरेपी प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल्स होती है पेशेंट से हम हटाते हैं और लेते हैं और उसको मॉडिफाई करके उसे हम फिर पेशेंट के बॉडी में डालते हैं थेरेपी के लिए। फिर अगला है हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट था जो कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, जिसमें बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम हुए, जिसका एक गोल था कि हमें पूरे जो जीन है उसके मैपिंग के बारे में पढ़ना है, हर एक जीन को समझना है हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर, और जो सारे जीन्स होते हैं उनको एक साथ मिला के हम जीनोम बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो 2003 में कंप्लीट हुआ। ये 13 साल का प्रोजेक्ट था जो कि था, जिसमें यूएस ने बहुत कोऑर्डिनेट किया, वो इसका मेजर पार्टनर था, बट आगे जाके इसमें जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और बाकी कंट्रियों ने भी हेल्प किया। फिर इसमें इसका गोल था कि हमें 20,500 जीन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली, और हमें सबके बारे में जानना है, सबको समझना है। फिर अगला था इसका गोल कि हमें जो सीक्वेंस होता है 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स का जो कि मिलकर ह्यूमन डीएनए बनाती है, उसे हमें समझना है, जानना है। फिर अगला गोल था कि स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है इसे हमें स्टोर करना है हमारे डाटाबेस में। फिर हमें उसके हिसाब से हमारे टूल्स जो हैं एनालाइज करने के लिए डाटा, उसे हमें इम्प्रूव करना है। फिर हमें ट्रांसफ़र जो इसके रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र करना था उन्हें, और इसमें जो एथिकल, लीगल और सोशल इशूज़ थे, उस इश्यूज़ जो अराइज़ होने वाले थे उसे उन्हें जानना था पहले ही। फिर हमारा अगला टॉपिक है जेनेटिक टेस्टिंग। तो जेनेटिक टेस्टिंग एक मेडिकल टेस्ट का टाइप होता है जिसमें हम क्रोमोसोम चेंज या जीन में कोई वेरिएशन है, प्रोटीन में कोई वेरिएशन है, वो हम इस टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, सस्पेक्ट करते हैं कि कोई कंडीशन जो अराइज़ होने वाली है उसे हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या प्लानिंग कर सकते हैं और उससे क्या डिसऑर्डर पास होने वाला है। तो इसके क्या मेथड्स हैं, इसमें मॉलिक्यूलर जेनेटिक टेस्ट है जिसमें हम एक सिंगल जीन को स्टडी करते हैं और शॉर्ट लेंथ ऑफ डीएनए टू आइडेंटिफाई वेरिएशन और म्यूटेशन दैट लीड टू अ जेनेटिक डिसऑर्डर। या तो इसमें हम एक सिंगल जीन को स्टडी करते हैं या तो डीएनए के एक छोटे से पार्ट को स्टडी करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कोई म्यूटेशन या वेरिएशन जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज करेगा। फिर अगला है क्रोमोसोमल जेनेटिक टेस्ट, इसमें हम पूरे क्रोमोसोम को स्टडी करते हैं या तो डीएनए के बड़े पार्ट को स्टडी करते हैं ताकि हम कोई बड़ा जेनेटिक चेंज आइडेंटिफाई कर सके, जैसे कोई क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी या कोई जेनेटिक कंडीशन। फिर अगला है बायोकेमिकल जेनेटिक टेस्ट, स्टडी दैट
बायोकेमिकल जेनेटिक्स टेस्ट द अमाउंट और एक्टिविटी लेवल ऑफ प्रोटीन्स एबनॉर्मलिटी इन आइदर कैन इंडिकेट चेंज टू द डीएनए दैट रिजल्ट इन जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें हम स्टडी करते हैं कि बॉडी में जो प्रोटीन है उसका लेवल और उसकी एक्टिविटी क्या है, ताकि अगर उसमें कोई चेंज है तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकें कि उसमें कोई डिसऑर्डर है। हमारे जेनेटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए। ये एग्ज़ाम के पहले आप देख सकते हैं एक दिन में, ये बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू। अगर आपको और वीडियोस चाहिए ऐसी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।